वैम्पायर। जैसे ही यह शब्द आप सब सुनते हैं तभी आप सब सोचने लगते हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो खुद को हजारों सालों तक जिंदा रखने के लिए दूसरे इंसानों का खून पीते हैं, जिससे कि उनकी आयु बढ़ती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि 1800 से 1900 सदी के बीच में यूरोप और अमेरिका में कई बार ऐसे केस आए हैं। डॉक्टर्स भी यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या वैम्पायर सच में होते हैं। आज की हमारी स्टोरी अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे कि लोग मर्सी ब्राउन वैम्पायर इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो अब आगे की घटना इसी केस से जुड़े एक डॉक्टर की है। सन 1992 अमेरिका के रोज आइलैंड में लेक्सिटर नाम के एक छोटे से शहर, जो कि उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था, काफी चर्चा में आया। खैर जो भी हो, उस समय किसी डॉक्टर या किसी परिवार का सबसे भयानक मामला तब होता था जब डॉक्टर किसी को मृत घोषित कर दे, पर वही मृत व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। तो इसी से आप सब उस समय के मेडिकल साइंस का अंदाजा लगा सकते थे, जो कि अपनी प्रारंभिक समय पर था। इस चीज को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया कि किसी मृत व्यक्ति को कॉफिन के अंदर हाथ पैर बांध कर दफन किया जाएगा, ताकि वो अगर जिंदा भी हो जाए तो वह कॉफिन खोलकर बाहर ना आ सके। पर केवल यही नहीं, उस समय यूरोप और अमेरिका में वैम्पायर्स का डर अपने चरम सीमा पर था और लोग नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति कॉफिन से उठकर एक के बाद एक व्यक्तियों को मारता जाए, और इसीलिए यह सब प्रबंध किया जाता था। तो अब आगे की कहानी डॉक्टर मॉरिस के नजरिए से। अपने दोस्त और कॉलीग रॉबर्ट का फ्यूनरल खत्म करके अपने घर में आकर मैं सोचने लगा कि आखिर रॉबर्ट की मृत्यु हुई कैसे। उसके पूरे शरीर में खून का एक बूंद तक क्यों नहीं बचा था? आखिर उसका सारा खून गया कहाँ? यह घटना ऐसे हुई थी मानो किसी पंप से रॉबर्ट का पूरा खून खींच लिया गया हो, पर इसके बावजूद उसके पूरे शरीर में कोई भी दाग नहीं था। यह होना तो नामुमकिन है ना? यह सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज आती है। पर इतनी रात को कौन आ सकता है? दरवाजा खोलता हूँ तो देखता हूँ एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर मॉरिस, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो इसके बाद मैं उसे अपने घर बुला लिया और इसी बीच वह बोला, मेरा नाम इवान लॉक है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और कहाँ से आया हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे मिलने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था, मगर किन्हीं कारणों से मिल नहीं पा रहा था। खैर जो भी हो, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है रॉबर्ट की मृत्यु कैसे हुई? यह पूछते हुए वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने बोला, शायद कोई नए किस्म का बीमारी होगा जो कि अभी के मेडिकल साइंस में ढूंढ नहीं पाया हो। इसी बीच इवान लॉक नाम का वो व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए बोला, 1 महीने में 20 लोगों की मृत्यु, और वो भी एक ही जगह पर, और इन सब की मौत खून की कमी से हुई थी। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये कोई बीमारी थी डॉक्टर? और यही नहीं, वो व्यक्ति इसके आगे बोला, आपके पास भी एक ऐसे ही मरीज है जिसके शरीर से खून कुछ ऐसे ही गायब होते जा रहा है। फिर वो आगे बोला, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि साबित कर देंगे कि वैम्पायर्स होते हैं। इतना ही नहीं, मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट है जिसका नाम है एडविन ब्राउन, उसे उसकी दीदी मार रही है, और वो भी उसका खून पीकर। यह सब बातें सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैं उस व्यक्ति को घर से धक्के मारकर निकालने ही वाला था। पर उसी वक्त वह कुछ ऐसा बात बोला जिससे कि मुझे भी वह मामला सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उसने अचानक बोला, क्या आप मर्सी ब्राउन को जानते थे? क्या आपको पता है कि उसकी मृत्यु कितने दिन पहले हुई थी? फिर वो इसके आगे बोलने लगा, क्यों है ना डॉक्टर, और उसी दिन से ये सब अजीबोगरीब घटनाएं घटती जा रही हैं। उसके यह सब बोलने के बाद ही मैं बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सब मौतें मर्सी ब्राउन द्वारा किया जा रहा है? वह तो पहले ही मर चुकी है। क्या मरी हुई व्यक्ति कभी जिंदा हो सकती है? क्या आपने कभी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा होते देखा है? तो इसके बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए फिर से कहा, आपको शायद पता ना हो, पर इन सभी चीजों का वर्णन हमारे इतिहास में किया गया है। और यही नहीं, अगर मैं इस मामले में गलत पाया जाता हूँ
तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा और वापस इस शहर में कभी नहीं आऊँगा। मुझे बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए डॉक्टर। दरअसल हम मर्सी ब्राउन के कॉफिन को खोल के देखना चाहते हैं कि वो आज किस स्थिति में है। उसे मरे हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब तक तो उसका सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ अकल्पनीय घटनाएं घटती हैं, जैसे कि उसके शरीर का वैसे का वैसे ही रहना, तो इन सभी चीज़ों को आप चेक करके बताएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? और इससे जुड़े सारे इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। मैंने उनके पिताजी से भी इन सभी चीज़ों की अनुमति ले ली है और हम सब कल रात को उस कब्र वाली जगह पर जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए। वहाँ चलकर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर इन सब बातों के बाद भी मैं पूरी तरीके से श्योर था कि वहाँ मुझे कंकाल के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। खैर जो भी हो, यह सब बात बोलकर वो आदमी घर से चला गया। दूसरे दिन को मैं पूरी तरीके से तैयार था वहाँ जाने के लिए, और उसी दिन शाम को एक आदमी आकर मुझे एक कागज का टुकड़ा देकर चला गया, और उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि आज रात 1 बजे कब्रिस्तान में मिलते हैं। और यह पढ़ते ही मैं समझ गया कि यह इवान द्वारा भेजा गया है। खैर जो भी हो, मैं उस रात वहां जाने के लिए निकल पड़ा, यह देखने के लिए नहीं कि मुझे वहां उस कब्र में क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे वहां मर्सी ब्राउन की हड्डियों के अलावा कुछ और मिल ही नहीं सकता। और अपने घर से चलते चलते कुछ ही देर में मैं अपने घर से कब्रिस्तान पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा और वहाँ का सन्नाटा इतना मानो कीड़े मकोड़े और जानवरों को भी पता हो कि आज कुछ भयानक घटना घटने वाली है। तो इसी बीच मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। यह पहली बार था जब मैं इस समय पर कब्रिस्तान आया था। थोड़ी दूर जाते ही मुझे इवान खड़ा हुआ मिला और उसके साथ 2 और हट्टे गट्टे आदमी भी खड़े थे। मेरे वहाँ जाते ही इवान मुझसे बोला, हम सब आपके इंतजार कर रहे थे डॉक्टर मॉरिस, चलिए काम शुरू करते हैं। और यह बोलने के बाद ही वह दोनों आदमी उस कब्रिस्तान में ब्राउन परिवार के कब्रों को ढूंढने लगे, जो कि उस कब्रिस्तान में एक साइड में बनाया गया था, जहां पर केवल ब्राउन परिवार के सदस्यों का ही कब्र रखा हुआ था। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो मर्सी ब्राउन के कब्र के ऊपर बने पत्थरों के प्लेट को हटाते हैं, और उसके बाद वह दोनों व्यक्ति उस कब्र को खोदने लगे। थोड़ी ही देर खोदने के बाद वह दोनों कॉफिन को मिट्टी के अंदर से बाहर निकालकर हम दोनों के सामने रख देते हैं और थोड़ा पीछे हट जाते हैं, और फिर हम दोनों हमारा काम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हम वहां गए थे। तो सबसे पहले इवन ने उस कॉफिन के चारों ओर चक्कर लगाकर अच्छी तरीके से जायजा लिया कि वह कॉफिन मर्सी ब्राउन की ही थी, और इसके बाद धीरे धीरे हम कॉफिन के ऊपर के ढक्कन को हटाने लगे, और कुछ ही सेकंड्स में कॉफिन का ढक्कन पूरी तरीके से खुल गया। और उसके बाद जो हम दोनों ने देखा, उससे न केवल इवान बल्कि मेरी भी सांसें वहीं अटक गई। दरअसल हम दोनों ने देखा कि वहाँ मर्सी ब्राउन थी, मतलब कि उसकी हड्डियां नहीं बल्कि वह खुद। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वहाँ मर्सी ब्राउन का मृत शरीर था, जो कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसे कि 2-3 महीने पहले उसे दफनाया गया था। और यही नहीं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह जिंदा होकर हमारे ऊपर हमला कर देगी। और इन सब में सबसे दिल दहला देने वाली बात तो यह थी कि उसके मुंह के चारों ओर खून लगा हुआ था, और वो खून भी ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि 1 से 2 दिन ही पुरानी होगी। और इन सब घटनाओं को अपनी आंखों के सामने देखते ही मैं वहीं दहल गया। हाँ, मैं डरा। एक डॉक्टर होने के बाद भी एक मृत शरीर को देखकर डरा, क्योंकि मैंने अपने पूरे जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। मतलब कि इवान ने अब तक जो कुछ भी बोला था वो सब सच था। और यही नहीं, सबसे बड़ा सच तो यह था कि मर्सी ब्राउन एक वैम्पायर है, जो कि हर रोज अपने कब्र से निकलकर अपने ही भाई का खून पीती है। विश्वास कर पाना मुश्किल था, पर यह सच था। और इतने में ही इवान ने मुझसे डरते हुए कहा, डॉक्टर मॉरिस, अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा ना कि मेरा ये अनुमान कितना सच था। और इसके बाद वह बोलने लगा, डॉक्टर मॉरिस, आप जल्दी से चेक करके बताइए, क्या इसकी बॉडी की कंडीशन ऐसा हो सकती है, और क्या ये अभी भी जिंदा है? और इसके बाद ही मैं अपने साथ लाए बैग से सर्जिकल सॉ से मर्सी ब्राउन की एक उंगली में थोड़ा सा कट लगाता हूँ, और कट लगाने के बाद ही मेरे हाथों से वह सर्जिकल सॉ अपने आप गिर गई। दरअसल मैंने देखा मर्सी ब्राउन के हाथ की उंगली पर सॉ के कट करते ही वहां से खून टपकने लगा। मतलब कि उसके शरीर में खून का बहाव अभी भी किसी जिंदा इंसान की तरह है।
पर कैसे? और उसके तुरंत बाद इवान बोला, डॉक्टर मॉरिस, आप जल्दी से इस लाश का दिल निकाल लीजिए। और उसके इस बात का कुछ भी ना बोलते हुए मैं वही करने लगा जो कि इवान ने मुझको बोला, क्योंकि अभी तक उसकी कही गई हर एक बात सच थी। और यही नहीं, मेरे पास भी इन सब घटनाओं का कोई भी व्याख्या नहीं था। और कुछ ही देर में उसका दिल निकालने के बाद उस दिल को मैंने इवान को दे दिया और फिर इवान ने उस दिल पर केरोसिन डालकर वहीं आग लगा दिया। और उस दिल में आग लगाते ही हमारे सामने मर्सी ब्राउन का पूरा शरीर एक कंकाल में बदल गया और उस दिल के पूरी तरीके से जलने के बाद वह एक राख में बदल गया। और उसी राख को मुझे देते हुए इवान बोला, इस राख को मेडिसिन में मिलाकर एडविन ब्राउन को खिला दीजिएगा, शायद वो ठीक हो जाए। और यह बोलते हुए इवान उन दो आदमियों के साथ कॉफिन को वापस उस कब्र में रखकर वहां से चला गया और मैं भी वहां से चला गया। और उसी रात को सोते हुए मैं ये सोचने लगा कि आखिर इवान नाम का वो शख्स है कौन और उसे इतनी सारी बातें और इतना सब कुछ कहां से कैसे पता। पर जो भी हो, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके दूसरे ही दिन मैं एडविन ब्राउन को जाकर वह दवाई खिला देता हूँ जिसमें कि मर्सी ब्राउन के दिल का राख मिला हुआ था। और उसे यह खिलाने के बाद ही एडविन ब्राउन धीरे धीरे ठीक होने लगा। और इस मामले के 2 से 3 दिन बाद सुबह मेरे पास एक अनजान चिट्ठी आया। वह चिट्ठी दरअसल जॉर्ज ब्राउन की थी, मतलब मर्सी और एडविन के पिता की। और उस चिट्ठी को पढ़कर मुझे अचानक बहुत जोर से धक्का लगा। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, पिछली रात करीब 1:30 बजे एडविन ब्राउन की मृत्यु हो गई और उसका कारण खून की कमी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी स्टोरी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आप चाहे तो इंटरनेट पर मर्सी ब्राउन वैम्पायर इंसिडेंट के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। यह दुनिया का एकमात्र वैम्पायर इंसिडेंट है जिसको कि पूरी दुनिया जानती है। तो आप सबका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बोलें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दुनिया भर के ऐसे ही रहस्यमय और असामान्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।